हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी के ऊपर लेक्चर सीरीज। आज है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर में है ये पढ़ेंगे और कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे। आज से हम लोग का नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए हम लोग आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी के अंदर दो तो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कलिजन्स पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये है ओवरऑल चैप्टर का टॉपिक। आज हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क और पावर। देखते हैं क्या क्या कवर किया जाता है आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे किससे? वर्क से। व्हाट इज वर्क? इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इधर चल के गया, तो क्या किया मैंने? वर्क किया। मतलब मैं इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जो चल के जा रहा हूँ मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ प्लस मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसी को बोलता है वर्क। मतलब वर्क इज डन व्हेन ए डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर्ड ड्यू टू ए फोर्स। मतलब जब एक फोर्स के लिए थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा तब वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब डेफिनेशन इसका क्या कहता है? मतलब मेरा हाथ इधर है, हाथ इधर से मैंने इधर लेके गया, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसके लिए? एक फोर्स अप्लाई किया। मतलब देखिए, एक बॉडी इधर है, इसको मैं फोर्स दे रहा हूँ। फोर्स देने के बाद अगर बॉडी डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, मतलब कितना हट गया? एक्स डिस्टेंस हट गया, तो मतलब एक फोर्स के लिए जब एक्स डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तब उसमें एक वर्क डन होगा। यही है वर्क डन का कॉन्सेप्ट। सो वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन मतलब है इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ए फोर्स, देन तो अगर एक फोर्स के लिए एक बॉडी डिस्प्लेस होता है देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। मतलब उस बॉडी ने वर्क किया। वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क को जब हम डिफाइन करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? वर्क is defined as the scalar product, अच्छे से समझिए, as the scalar product of force and displacement। मतलब डॉट प्रोडक्ट, हमने जब वेक्टर में सीखा था डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर वर्क लिखेंगे, वर्क मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम लोग का एक ऑब्जेक्ट रहा, इस तरह इसका डिस्प्लेसमेंट है, इधर इसका फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल थीटा रहा, तो हम लोग का जो वर्क डन होगा एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा। यही है वर्क डन का फॉर्मूला। द स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। तो एफ एस कॉस थीटा, तो यानी अगर हम लोग का ये फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, तो अगर एक फोर्स हम लोग का अगर एक फोर्स रहा 3D एक्सिस में, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और एक डिस्प्लेसमेंट रहा एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ये किस में है? 3D एक्सिस में, आई जे के एक्सिस में है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? एफ डॉट एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, यानी एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। यही है वर्क डन का फॉर्मूला। मतलब और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इधर एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि वर्क डन क्या है? स्केलर या वेक्टर, दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है हमें स्केलर मिलता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वर्क डन इज ए
स्केलर क्वांटिटी। हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, वर्क डन इज क्या है, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमें फॉर्मूला से मिल गया है। अब इसका यूनिट क्या है, अभी वर्क डन का यूनिट क्या है, वर्क डन का यूनिट और डायमेंशन हमें जानना पड़ेगा। वर्क डन का यूनिट है, ऐसा यूनिट है जूल, और सीजीएस यूनिट है आर्ग। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जूल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जे से लिखते हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशन है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ आर। कहाँ से आ रहा है ये भी हम लोग डिराइव करेंगे। और जूल का मतलब क्या है, आर्ग का मतलब क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वही चीज़ देखेंगे। अभी व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल, व्हाट डू यू मीन बाय 1 आर्ग, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो हमें ये सब भी सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या पता है, वर्क डन इक्वल्स टू F.S, ये पता है, ये हमें पता है। तो ये अगर है तो देखिए इसका जो अगर 1 जूल हम लोग लिखेंगे, 1 जूल का मतलब क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर, और एस डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, S इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देन W इक्वल्स टू 1 जूल। मतलब अगर एक बॉडी में, अच्छा से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक बॉडी में मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ ताकि इसका डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, इसको S से लिखते हैं हम लोग, S लिखने से भी होगा डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, तब इसका वर्क डन हम लोग कहेंगे 1 जूल। मतलब इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body by 1 meter, then work done by the body is said to be 1 joule। ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, ये है जूल। और सिमिलरली आर्ग का डेफिनेशन क्या है, ये तो जूल का हो गया। सिमिलरली हम लोग देख पाएंगे 1 आर इक्वल्स टू क्या होता है, तब एफ का सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है डाइन, तो 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, एस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, तो 1 डाइन सेंटीमीटर, तब क्या होगा 1 आर का डेफिनेशन, तो ये होगा 1 आर का डेफिनेशन। इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस ए body by 1 centimeter, then work done by the body is said to be 1 arg। ये आर्ग और जूल का डेफिनेशन आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। तो जूल और आर्ग का कॉन्सेप्ट आप लोग समझे, कब जूल कहेंगे हम लोग, कब आर्ग कहेंगे। अभी जूल और आर्ग के बीच में रिलेशन हम लोग कैसे लाएं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्ग। तो हमें क्या पता है, हमने जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था उधर हमने क्या पढ़ा था, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो अभी अगर ये रिलेशन हम लोग जानते हैं तो हमें क्या पता है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 10⁵ इंटू 100 क्या हो जाएगा 10⁷। डाइन सेंटीमीटर का मतलब ही क्या है, आर्ग, सो 10⁷ आर्ग, सो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ आर्ग। समझ पा रहे हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं, आई होप आप लोग समझ गए, यू गॉट द पॉइंट। तो ये है वर्क डन का कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये जो हमने F.S लिखा, ये एक रेगुलर फोर्स, मतलब एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है, रेगुलर फोर्स के लिए हमने किया। अगर एक वेरिएबल फोर्स रहा, देखिए अभी हम जो सीखेंगे अच्छा से देखिए, यहाँ तक जो मैंने फॉर्मूला लिखा W इक्वल्स टू F.S, ये किसके लिए, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए था। जब फोर्स हर एक बॉडी, मतलब देखिए एक बॉडी है, इसमें हर एक जगह में F फोर्स लग रहा है, तब हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर एक वेरिएबल फोर्स रहा, मतलब एक जगह कम फोर्स एक जगह ज़्यादा फोर्स, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये चीज़, वर्क डन बाय ए
वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, यानी इधर हम लोग का अगर फोर्स रहा, इधर हम लोग का अगर डिस्प्लेसमेंट में एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई एक मतलब एक्स को कंसिडर करो, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा एक वेरिएबल फोर्स ऐसे है, मतलब हर एक जगह वेरी हो रहा है, तो हमारा ये जो हम लोग का कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, तो पॉइंट ए से बी एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसका वर्क डन कितना देख पा रहे, वेरिएबल फोर्स, फोर्स इधर इधर इतना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ से यहाँ का हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको वर्क डन निकालने के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग पर्टिकुलर एक फ्रैगमेंट लेंगे जिसका इधर हम लोग का क्या रहेगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल एक्स, और इसमें फोर्स कितना अप्लाई हो रहा, एफ एक्स। आई सपोज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इज एफ एक्स। तो इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ दैट फ्रैगमेंट कितना होगा, उस फ्रैगमेंट का एरिया क्या होगा, एफ एक्स इंटू डेल एक्स, यही होगा इस फ्रैगमेंट का एरिया। अभी हम लोग ये फ्रैगमेंट का जो एरिया है, अगर हम लोग को जब ग्राफ में पुट करेंगे तो इसका जो हम लोग का वर्क डन होता है, जो एक वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का जो एरिया होगा वही है हम लोग का वर्क डन। तो एक स्मॉल फ्रैगमेंट के लिए तो फिर वर्क डन ये है, तो पूरा के लिए वर्क डन कितना होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डेल एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक, या एक्स आई से एक्स एफ, जहाँ पर एक्स आई क्या है, इस पोजीशन को मैं एक्स आई दे रहा हूँ मतलब इनिशियल, और इसको मैं एक्स एफ दे रहा हूँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये होगा समेशन, टोटल जितना एरिया हो रहा है सबका समेशन, थोड़ा छोटा पार्ट्स करके हम ले रहे हैं। तो अगर हम लोग अभी लिखे इफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, फिर एक्स आई टू एफ एक्स एफ एफ डॉट डेल एक्स, और ये सब हम लोग का डॉट प्रोडक्ट है, सब डॉट प्रोडक्ट है। तो इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एफ एक्स डॉट डेल एक्स। तो एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ये आ जा रहा है, मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स आई टू एफ एक्स डेल एक्स कॉस थीटा। एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन ये वाला आता है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला। तो एक अगर वेरिएबल फोर्स हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सब समय हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, या इसको डेल एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी एक्स, तब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन जब करेंगे डेल एक्स हो जाता है डी एक्स। तो ये है हम लोग का वर्क डन का वेरिएबल फोर्स, और ये फॉर्मूला हर जगह लागू है, मतलब नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स के लिए भी होगा, वेरिएबल फोर्स के लिए होगा, ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला। अभी हमें कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा, वर्क डन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा, कुछ बेसिक डिस्कशंस, क्या क्या हो सकता है वर्क। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, वर्क विदाउट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब अगर कुछ स्पेशल केसेस हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ स्पेशल केसेस हमें सीखना पड़ेगा। नंबर 1 स्पेशल केस इज फोर्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन रहा तो क्या होगा, फोर्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग का एस हो जाएगा जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा पास नहीं रहेगा। तब क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस, तो क्या हो जाएगा जीरो। तो मतलब जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो नो वर्क डन, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। ये हमें जानना पड़ेगा, ये एक स्पेशल केस था। मतलब एक बॉडी के ऊपर, मतलब मैं देखिए क्या है, मैं इस दीवार को ठेल रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, मैं फोर्स दे रहा हूँ, लेकिन दीवार नहीं हट रहा है, मतलब फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मतलब फोर्स अप्लाई करने से ही जो वर्क होगा ऐसा कोई मतलब नहीं। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक जितना भी हम लोग फोर्स अप्लाई करें वो वर्क इज डन। समझ पा रहे हैं। इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट
विदाउट फोर्स। अभी हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट विदाउट फोर्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट विदाउट फोर्स का मतलब क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स इज जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फिर से हमें क्या पता है एफ डॉट एस फिर से जीरो। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इफ अ डिस्प्लेसमेंट इज अकर यूनिफॉर्म मोशन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब वहां पर क्या होगा, हम लोग का कोई वर्क डन नहीं होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं करेगा, द बॉडी कीप्स मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन बट नो वर्क इज डन बाय द बॉडी। और यही तो था आपका क्या, यही तो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था क्या बोला था, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन और इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन द बॉडी। मतलब ये मोशन में है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा और अगर डिस्प्लेसमेंट रहा और फोर्स नहीं रहा तब भी हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे जो नो वर्क फोर्स, इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा नो वर्क फोर्स। मतलब फोर्स भी काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, फिर भी वर्क नहीं होगा। वो क्या कंडीशन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नो वर्क फोर्स। यानी जब एक यूनिफॉर्म, एक एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं, जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये सेंटर, तब इसका फोर्स किस तरफ काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है हमेशा। मैं सर्कुलर मोशन आप लोगों को पढ़ाया हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा काम करता है टुवर्ड्स द कहाँ पर, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। लेकिन इसका मोशन किस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका जो हम लोग का लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी हमेशा इस तरफ रहता है, इस तरफ लीनियर वेलोसिटी रहता है, मतलब इस तरफ ही हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। और हमें क्या पता है दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग जब फॉर्मूला जानते हैं एफ डॉट एस या एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस बी 90 डिग्री, देन इट इज ए नो वर्क फोर्स। ये एग्जाम में आ सकता है। नो वर्क फोर्स किसे बोलते हैं, इसी के बोलते हैं नो वर्क फोर्स। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तब हमारा जो टोटल वर्क डन है, वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन हम लोग का जीरो हो जाता है, क्योंकि डॉट कॉस 90 का वैल्यू जीरो है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नो वर्क फोर्स। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा क्या, फोर्स। अभी अगर फोर्स हुआ along डिस्प्लेसमेंट, अभी फोर्स along डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 स्पेशल केस क्या है, फोर्स along डिस्प्लेसमेंट। फोर्स along डिस्प्लेसमेंट यानी अगर एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इधर दे रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। ये हमें पता है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। तो फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होने से एफ एस हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस, ये आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़े, फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, मानी जो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, उसका एक एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स में आप लोग क्या पढ़े थे, फ्रिक्शनल फोर्स में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ, लेकिन बॉडी का फोर्स कहाँ का काम करता है, इस तरफ। ये क्या है, ये हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स है। ये हम लोग का क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं, एग्जांपल स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों का बीच में एंगल कितना है, मैं अगर देखूँ, अगर एक सिमिलर लाइन में ड्रॉ करूँ, दोनों का बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
एफ डॉट एस, तो ठीक है मैं एक्स लिखा हूँ, एक्स भी लिख सकते कुछ भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉस 180 डिग्री। इसको मैं अगर कैपिटल एफ ही लिखूँ आप लोगों के इजी करने के लिए, अगर कैपिटल एफ ही लिखूँ वो भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये है वर्क डन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो तब हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन इज माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हमें जानना पड़ेगा, ये 5 स्पेशल केसेस हमें जानना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसा टाइप का न्यूमेरिकल्स आ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ अगर न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करें, कैसा टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है, देखिए सबसे पहले हमें जो सीखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। एक क्वेश्चन अगर आप लोग को, तो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर, तो वर्क डन, या इजीली आप लोग जानते हैं एफ एस सेम डायरेक्शन में, सो 10 इंटू 2 मतलब 20 जूल। ये एक इजी क्वेश्चन था, ऐसे इतना इजी क्वेश्चन आप लोग का आएगा नहीं, क्लास 9 में आप लोग का आता था। अगर एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन कराऊं, देखिए एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन कराना हो, देखिए अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा, बोल दिया है एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है, सोच लीजिए 2 kg इसका मास है, 2 kg मास है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस आप लोगों को बोल दिया है कितना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप लोगों को कंसीडर कर लेते हैं। सोचिए 10 मीटर है इसका डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो बोल रहा है वर्क डन कितना है, इसका वर्क डन कितना है हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे हमें क्या चाहिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है 10 मीटर, फोर्स कितना काम कर रहा है, सबसे पहले हम ये चाहिए फोर्स कितना काम कर रहा है। तो इसका नीचे की तरफ तो इसका क्या काम करेगा mg, तो इसका फोर्स कितना होगा, इसका फोर्स हो जाएगा हम लोग के पास mg, mg का मतलब क्या है फोर्स, m कितना है 2, g है 9.8, ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 17.6 न्यूटन, इतना फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है mg। अभी 17.6 हो रहा है या 19.6, 9.8 इंटू 2, 2 8 16, 2 9 18, 196, 19.6 सॉरी 19.6, तो फोर्स काम कर 19.6 है। वर्क डन कितना होगा, हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, एफ डॉट एस, इधर क्या हो जाएगा एफ एस, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, तो एफ कितना है 19.6, एस कितना है 10 मीटर, कॉस 30 का वैल्यू क्या है, कॉस 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू नहीं सॉरी, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8, सो 98√3 जूल, तो वर्क डन आ गया। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आप लोग एग्जाम में आ सकता है, इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम। और एक टाइप का अगर प्रॉब्लम कराऊँ आप लोगों को, और कैसा टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, अगर एक ऐसा प्रॉब्लम रहा, बोल दिया आपको फोर्स, बोल दे 7 + 2x - 3x², अगर एक ऐसा फोर्स आप लोग को दिया है इतना न्यूटन, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x = 0 to x = 3 मीटर तक हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम दिया है, तो पूछा है वर्क डन कितना होगा, तब आप लोग क्या बोलेंगे, हमारा वर्क डन क्या है, ये एक वेरिएबल फोर्स हम लोग देख पा रहे हैं, तो एफ dx, एफ डॉट dx, अभी एंगल दोनों के बीच में नहीं बोला है, तो हम लोग तभी इमेजिन करेंगे दोनों सेम एंगल में है, तो क्या होगा एफ dx cos 0 डिग्री। अभी f का जगह क्या लिखेंगे, f का जगह लिखेंगे 7 + 2x - 3x² dx, और कहाँ से कहाँ तक 0 to 3, तो x = 0 से x = 3 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो x = 0, अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से 7 dx, इंटीग्रेशन का था x + 2x, तो 2x² 2 ये हो रहा है -3x³ 3, इंटीग्रेशन हो गया है कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक, 3 कट गया, तो सबसे पहले 3 बिठाएंगे, तो 7 × 3 = 21 प्लस x² मतलब 3² 9 - 3³ मतलब 3 × 3 क्या होता है 9, 9 × 3 = 27, 3³ -0 हो जा रहे, तो क्या होगा 21 + 9 30 - 27 दैट इज 3 जूल। तो देयरफॉर वर्क डन कितना आ गया 3 जूल। तो एक प्रॉब्लम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं।
ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। और अगर दूसरा एक टाइप का प्रॉब्लम कराऊँ, अगर आपको एक ऐसा टाइप का प्रॉब्लम दिया रहा कि अगर ऐसा टाइप का एक प्रॉब्लम है, सोचिए ऐसा वेरिएबल, और भी आप लोग बुक से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा टाइप का एक प्रॉब्लम रहा, बोल दिया है 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बोल रहे फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन body is moving along z axis by 4 मीटर, मतलब 4 z एक्सिस की तरफ 4 मीटर मूव कर रहा है। तो हम लोग के पास क्या दिया है, फोर्स दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो z एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसका यूनिट वेक्टर के k कैप, कितना k कैप, 4k कैप, क्योंकि 4 मीटर z एक्सिस की तरफ मूव किया। तो हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस यही होगा वर्क डन, हमें तो पता है यही होगा। अगर एक कांस्टेंट फोर्स तो क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट 4k, तो क्या हो जाएगा, ये i डॉट के 0 j डॉट के 0 सिर्फ क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया 20 जूल। तो समझ पा रहे हैं हम लोग कैसे वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं वर्क डन को कैलकुलेट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहा हूँ। तो वर्क डन से यहाँ से बाहर और कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, और थोड़ा लास्ट तक थोड़ा चीज़ पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पावर को थोड़ा पढ़ देते हैं, वहाँ तक कि आज का वीडियो लास्ट रखेंगे। एकदम इजी टॉपिक है, तो वर्क डन से इसके बाहर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और भी वेरियस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, वेरियस बुक से नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एससी वर्मा सर का किताब सॉल्व करेंगे, सब करेंगे। और एक चीज़ आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर, ये हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर। पावर का मतलब क्या है, पावर को अगर हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज P इक्वल्स टू W/T। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना पावर हो रहा है, मतलब मैं जो इधर मूव कर रहा हूँ मैं कितना वर्क डन किया हूँ उसको डिवाइड बाय अगर टाइम करूँ उसको हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट है वाट। तो वाट का डेफिनेशन क्या है हम लोग देख पा रहे हैं, P इक्वल्स W/T, if T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, W इक्वल्स टू 1 जूल, देन P इक्वल्स टू 1 वाट। यानी इफ अगर एक कोई भी अप्लायंस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट या अप्लायंस, इफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स 1 joule of work in 1 second, then power consumed, अच्छे से देखिए, power consumed by that object is said to be 1 watt। समझ पा रहे हैं क्या है वाट का डेफिनेशन। और यहाँ पे और एक चीज़ एप्लीकेशन है जो पावर का मतलब जो हम लोग का, ये तो हम लोग ऐसा यूनिट था, लेकिन पावर का एक मोर फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं, उस यूनिट का नाम है हॉर्स पावर। मेनली हम लोग पावर का जो यूनिट कंसिडर करते हैं वो है हॉर्स पावर, या इसको हम लोग HP भी लिखते हैं। यानी 1 HP का जो हम लोग का जो वैल्यू है दैट इज 746 वाट। ये आप लोग कंसिडर कर चलिए, ये है हम लोग का हॉर्स पावर का यूनिट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ज़्यादा कुछ हार्ड मैंने पढ़ाया नहीं, तो ये आप लोग पढ़िए। कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप लोग को पता है, मुझे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये जगह समझ नहीं आया, वो जगह समझ नहीं आया। इसके ऊपर और भी वीडियोस आता रहेगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।